गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चूँकि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स बहुत ही नज़दीक है, तो हम चाहते थे कि जिन बच्चों का सेकंड पेपर कमज़ोर है या जिनका कॉम्प्रिहेंशन कमज़ोर है तो हमारे साथ ही प्रैक्टिस करें। तो आज से हम एक कोशिश कर रहे हैं कि जो सेकंड पेपर का संचार वाला पार्ट है उसको आप देख लेते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो ज़रूर बताइएगा, आगे कंटिन्यू किया जाएगा। वैसे हम पेपर पूरा कोशिश करेंगे कि सारे पेपर अब तक के जो हुए हैं 22 तक वो करा दिए जाएं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। संबंधों की संरचना से संबंधित है। संबंधों की संरचना संबंधित है नियंत्रण से, संगठन से, नियोजन से या फिर अभिप्रेरणा से। तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। किसी समूह के संबंधों की जो संरचना है वह अभिप्रेरणा से संबंधित होती है। तो इसका राइट ऑप्शन डी है, अभिप्रेरणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से हम लोग कभी कभी बातचीत करते हुए स्वयं भी किसी की बातों पर सहमति जताते हुए कैसे हाव प्रकट करते हैं, ये एक तरीके से वही बात कर रहा है। तो अत्यधिक विश्वास, चिंतन के लिए समय लेना, एकाग्रता या फिर विश्रांति, रिलैक्सेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकाग्रता। जब हम आगे की ओर झुकेंगे तो इसका धनात्मक वैयक्तिक संकेत क्या होगा, एकाग्रता। लेकिन यही अगर हम पीछे की ओर झुकते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि हम आपकी बातों से ऊब रहे हैं या बोर हो रहे हैं। नेक्स्ट है, नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है। नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है। अशाब्दिक संप्रेषण का, शाब्दिक संप्रेषण का, शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों संप्रेषण का या फिर भाषा का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक, अशाब्दिक संप्रेषण। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन असत्य है। देखिए वही बात, कीवर्ड्स पे ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में कौन असत्य हैं। अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं अनुकरण द्वारा, सविराम दंड द्वारा, तदात्मीकरण द्वारा या आत्मसात करने के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तदात्मीकरण। सॉरी, ये पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है। देखिए हमसे भी गलती हुई। तो सविराम दंड द्वारा आप अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित नहीं कर सकते हैं, यह एक नेगेटिव बात है। इसलिए इसे हम देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर यहाँ पर जो सविराम दंड है ये असत्य है। असत्य पूछ रहा है ना, इसको क्लियर कर लेते हैं जी। बस यही बताना चाहते थे कि जरा सा आप हटेंगे, दिमाग हटा और सवाल आपका, एक सही सवाल आपका गलत हो जाएगा। और हमें इसमें तो वैसे भी सिर्फ 33% ही लाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण के प्रथम चरण हैं, मतलब जो संप्रेषण का प्रक्रम होता है उसमें जैसे कूट संकेतन होता है, संदेश होता है, विसंकेतन होता है, ग्रहण होता है, फीडबैक होता है। तो वही पूछ रहा है कि इसका जो प्रथम है चरण वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूट संकेतन हो जाएगा। ठीक है, संप्रेषण के जो चरण हैं उन्हें याद कर लीजिएगा। सबसे पहले कूट संकेतन, उसके बाद संदेश, उसके बाद डिकोडिंग या विसंकेतन, फिर ग्रहण, और ग्रहण के बाद इसमें नहीं दिया फीडबैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे पाया जाता है वह जाना जाता है। आप देख रहे होंगे कि इसकी भाषा बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ पर आपको जब ये सवाल मिलेंगे तो टाइम कम लगेगा और प्रश्न आपका आसानी से हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण के रूप में, समस्तरी संप्रेषण के रूप में, विकर्णी संप्रेषण के रूप में या फिर अधोगामी संप्रेषण के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकर्णी। जब भी मतलब आप देखते होंगे कि किसी संगठन में या जो
पार्श्विक होता है तो वहाँ पर आपका विकर्णिक संप्रेषण ही पाया जाता है। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों या स्तरों से परे जाता है वह विकर्ण संप्रेषण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी तथा एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान हो, व्यक्ति को अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं का ज्ञान हो, व्यक्ति को किसी भाषा का ज्ञान हो, या व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपको जिस भाषा में भी संप्रेषण करना आता है वही भाषा ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए यही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसे जब बार बार लगाएंगे इस पेपर को तो आपके लिए फिर यह सवाल आसान हो जाएंगे और परीक्षा में आपका समय बच जाएगा और उस समय को आप रीजनिंग और मैथ सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जिसका मैथ वीक है वो यहाँ पर काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में कौन सुसंगत नहीं है? अंतर्वैयक्तिक कौशल में कौन सुसंगत नहीं है? ऑप्शन, सकारात्मक अभिव्यक्ति या अभिवृत्ति, सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह, सुनने की तत्परता या संवेगों के प्रबंधन की योग्यता। फिर से ऑप्शन लेते हैं। सकारात्मक अभिवृत्ति, सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह, सुनने की तत्परता या फिर संवेगों के प्रबंधन की योग्यता। अब ये क्या पूछ रहा है कि अंतर्वैयक्तिक कौशल में कौन सुसंगत नहीं है। तो आप बताइए, जैसे अभी आपका कोई मित्र आपके ऊपर संदेह करता हो तो क्या आप उसे अच्छा मानेंगे? तो यदि अपने व्यवहार में वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो वह जाहिर सी बात है कि कहीं भी अच्छी नहीं होंगी। तो अंतर्वैयक्तिक कौशल में सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह जो है यह नकारात्मक है और नकारात्मकता से हमें थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि क्या विलासितापूर्ण होटलों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए? इसमें तर्क दिया हुआ है हाँ, ये वे स्थान है जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कार्यरत होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है नहीं, अमीर विदेशी पर्यटकों के ठहरने का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। अब आपको कथन चुनना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। जैसे ना तो एक ना ही दो, दोनों तर्क सही हैं, या केवल दो तर्क सही है, या केवल एक तर्क सही है। अब आपको खुद समझना होगा कि अगर बड़े होटलों को बंद कर दिया जाएगा तो जो हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो संधियाँ होती हैं, या हमारे यहाँ आजकल जैसे G20 की समिट हो रही है, तो ऐसे लोगों से संबंधित जो लोग आएंगे उनके रहने की व्यवस्था सुविधा का ध्यान रखना होगा। तो बड़े होटलों को बंद कर देना इसका कोई हल नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो पहला कथन है वो गलत है, लेकिन जो दूसरी बात है वो सत्य है। तो स्टेटमेंट में हमेशा पॉजिटिव ही सोचिएगा, सवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा अभी सेट करने में दिक्कत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से स्टेटमेंट है, दिए गए कथन एक सत्य है और तो उसका निष्कर्ष कौन सा निर्गत होगा यही पढ़ना है। दिए गए कथन एक तथा दो सत्य हैं तो निष्कर्ष एक तथा दो में से कौन निर्गत होगा। अब क्या है कि कुछ मंत्री अध्यापक हैं और सभी अध्यापक विद्वान हैं। कुछ मंत्री अध्यापक हैं और सभी अध्यापक विद्वान हैं। नेक्स्ट है इसका निष्कर्ष कि कुछ मंत्री विद्वान हैं। देख लीजिए, कुछ मंत्री विद्वान हैं, फिर इसका है सभी विद्वान अध्यापक हैं। अब इसमें क्या निकलेगा आप बताइए, क्योंकि ये रीजनिंग का प्रश्न है, थोड़ा सा दार्शनिक है। तो कुछ मंत्री विद्वान हैं क्योंकि कुछ मंत्री अध्यापक हैं और सभी अध्यापक विद्वान हैं। तो जब सभी अध्यापक विद्वान हैं तो उसमें से कुछ मंत्री तो विद्वान होंगे ही, तो इसलिए से
केवल एक कथन ही इसका सही है, केवल एक निष्कर्ष निर्गत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न था, संचार के बीच में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो मित्रों में से एक अध्ययनशील है और दूसरा मंचीय कलाकार भी है। दूसरे ही दिन उनकी परीक्षा है। इसी रात सुप्रसिद्ध नाटक हैमलेट का मंचन हो रहा है, तो दोनों क्या निर्णय करेंगे? अब आप ये निर्णय अपने ऊपर सोच सकते हैं। अध्ययनशील नाटक की उपेक्षा करेगा और परीक्षा को महत्व देगा, जबकि दूसरा नाटक को। नेक्स्ट है कि कलाकार मित्र उसे मनाने की चेष्टा करेगा कि नाटक देखने चलते हैं। नेक्स्ट है अध्ययनशील जो मित्र है वो मान सकता है। और चौथा ऑप्शन है कि दोनों नाटक से दूर रहेंगे और परीक्षा की तैयारी में लगेंगे। तो कोई कितना भी मंचन क्यों ना करता हो, किसी को कला से या फिल्मों से कितना ही प्रेम क्यों ना हो, लेकिन जब परीक्षा आती है तो सबसे पहले वह परीक्षा पर ध्यान देगा। अतः डी ऑप्शन इसका सही रहेगा कि दोनों ही नाटक से दूर रहेंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे, जैसा कि हम आप कर रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया था कि यह द्वीप एक उपनिवेश है, किंतु यह ... है और अपने मूल देश से कोई आदेश नहीं प्राप्त कर सकता। तो निम्नलिखित में से जो लुप्त शब्द हैं उसको आपको यहाँ पर प्राप्त करना है विकल्पों के बीच से। फिर से देख लेते हैं। यह द्वीप एक उपनिवेश है, किंतु यह ... है और अपने मूल देश से कोई आदेश नहीं प्राप्त कर सकता है। निम्नलिखित में से लुप्त शब्द को प्राप्त करना है। तो आपका ऑप्शन है तटस्थ, सुव्यवस्थित, स्वायत्त या अप्रामाणिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वायत्त। यह द्वीप एक उपनिवेश है, किंतु यह स्वायत्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम इसे देख चुके हैं, अब अगला देख लेते हैं कि वह कौन सा कारक है जो प्रभावी समस्या समाधान में बाधक है। प्रभावी समस्या समाधान में बाधक है। आपके ऑप्शन हैं प्रकार्यात्मक बाध्यता, प्रयत्न एवं भूल, ध्यान भंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकार्यात्मक बाध्यता। यह एक प्रभावी समस्या समाधान में बाधक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है। त्योरी चढ़ाना, ठीक है। त्योरी कब चढ़ाएगा आदमी? जब किसी बात से नाराज होगा या झुंझलाहट होगी कि हमें ये बात नहीं पसंद है, फिर भी सुनना होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका ऊबना, दूसरा है अधीरता, तीसरा है अविश्वास और चौथा ऑप्शन है आपका झुंझलाहट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? झुंझलाहट। त्योरी चढ़ाने का मतलब क्या होता है? झुंझलाहट होना, गुस्सा आना। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए इन्होंने दे रखा है कि त्योरी चढ़ाने का नकारात्मक संकेत किसी व्यक्ति को पसंद ना करना अर्थात झुंझलाना होता है। यह वैचारिक विभेद की स्थिति का परिचायक है जो सह संबंधों में अवरोध पैदा करता है। बस यही सवाल थे। 18 सवाल हैं कुल 2015 में, और उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा। तो आज 2015 के सीसैट का जो कॉम्प्रिहेंशन है या जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट्स है वो हमने देखा, और अगर आपको ठीक लगे तो बताइएगा, जो कमियां होंगी उन्हें भी सुधार किया जाएगा। और नेक्स्ट पेपर तभी किया जाएगा जब आप इसको लगा लेंगे। तो थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, परीक्षा बहुत नज़दीक है।